हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल क्लासेस। मैंने पिछले क्लास में आपको गुलाम वंश यानी स्लेव डायनेस्टी के बारे में बता दिया था। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। मैंने गुलाम वंश में आपको बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बहुत सारे जो फेमस थे उसको मैंने बता दिया था। इसके जो अंतिम शासक हुए, गुलाम वंश के अंतिम शासक जो हुए थे, कैकुबार और कैमुर्स हुए थे, जो योग्य शासक नहीं थे। और उसके बाद खिलजी वंश आ गया था। तो खिलजी वंश को हम लोग देखेंगे तो देखिए, खिलजी वंश 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक चला था। ये ज़्यादा दिनों तक चलने वाला ये वंश नहीं था। 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक ये चला था। इसके जो संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। पूरा नाम क्या था इसका? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसे जलालुद्दीन खिलजी भी कहा जाता है। ठीक है, ये उदारवादी शासक था। ये जनता के अनुरूप काम करता था। जनता अगर कोई टैक्स लाया, जनता को पसंद नहीं है, जनता बोले कि राजा साहब ये टैक्स सही नहीं है, इसको हटा दीजिए, तो वो बोलता ठीक है, कोई बात नहीं, हटा दो इसे। तो ये उदारवादी शासक इसे कहा जाता है, यानी जनता के अनुसार ये शासन करता था। इसके बाद दक्षिण भारत जीतने के लिए इसने अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को भेजा था। दक्षिण भारत को जीतने के लिए इसने किसको भेजा था? अलाउद्दीन खिलजी को भेजा था। अलाउद्दीन खिलजी जो था, इसकी बेटी को फंसा लिया और उससे शादी कर लिया। देखिए, इस्लाम धर्म जो होते हैं उसमें अपना खून नहीं होना चाहिए, यानी एक ही माँ से दो बच्चे, जो अगर लड़का लड़की नहीं पैदा होना चाहिए, बाकी चाचा की लड़की से वो शादी कर सकता है। तो वैसे ही इसने अपने चाचा की बेटी को फंसा लिया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और उसके बाद ये इसका दामादी बन गया था। ठीक है, इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत को जीतकर बहुत ज़्यादा धन लूटा। और हिसाब मांगने पर जब जलालुद्दीन खिलजी मतलब इसके जो चाचा जी थे, जब इनसे हिसाब मांगा तो इसने हिसाब देने से मना कर दिया और जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। ठीक है, इसके बाद जलालुद्दीन खिलजी जो है ये 1290 से लेकर के 1296 तक ही शासन कर पाए, यानी 6 साल ही शासन कर पाए, क्योंकि इसके जो भतीजा था उसने क्या कर दिया? उसे मार दिया था। इसका नेक्स्ट देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, जो 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी तक शासन किया था। इसके बचपन का नाम था अली या गुरसप, इसे कहा जाता था। बचपन का नाम क्या था? अली या गुरसप था। इसने सिकंदर की तरफ विश्व विजेता बनने का अभियान चलाया था। ये सोचता था कि मैं भी पूरे विश्व को जीतूं, तो इसलिए इसे सिकंदर द्वितीय या सिकंदर सानी कहा जाता है। तो सिकंदर द्वितीय या सिकंदर सानी किसे कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है, क्योंकि ये सिकंदर की भांति ही ये विश्व विजेता का सपना देखा था। इसके बाद यह एक नया धर्म चलाना चाहा, जो सफल नहीं हुआ था, क्योंकि धार्मिक जो लोग होते हैं वो ज़्यादा कुछ डेवलप नहीं कर पाते हैं, मतलब इंप्रूवमेंट नहीं कर पाते हैं। मतलब जो परंपरा पीछे से चल रही है उसी पे चलते रहते हैं। अगर आप उसमें जाकर नया चीज़ कुछ बोलेंगे तो बवाल हो जाता है। तो इसने नया धर्म चलाना चाहा, लेकिन इसने नहीं चलाया, यानी सक्सेस नहीं हो पाया इसका धर्म। इसके बाद आगे देखते हैं कि कुतुब मीनार के जैसा इसने एक अलाई मीनार बनवाया। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनाया था? कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार के जैसा इसने सोचा कि हम एक भी इससे भी ऊंचा एक क्या करेंगे, मीनार बनाएंगे। लेकिन इसका ये मीनार सक्सेस नहीं हुआ। इसका नाम था अलाई मीनार। क्या था? अलाई मीनार। लेकिन इसका ये सक्सेस नहीं हुआ और बहुत छोटा ही बन पाया। तो कुतुब मीनार के जैसा अलाई मीनार बनाना चाहा, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ और बहुत ही छोटा बन पाया। तो इसने सोचा कि अब तो हंसी हो जाएगी। तो इसलिए इसने क्या किया कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब्बुल इस्लाम मस्जिद, दिल्ली में है, कुतुब्बुल इस्लाम मस्जिद जो बनवाया था, तो उसके प्रवेश द्वार के रूप में उसने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया। तो अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। इसने अलाई मीनार बनाना चाहा, लेकिन ये पूरा नहीं करवा पाया, बहुत छोटा हो गया, बन ही नहीं पाया। और इसने अलाई दरवाज़ा बनाया। कुतुब्बुल इस्लाम मस्जिद में जो प्रवेश द्वार होता था उसके आगे उसने क्या बनाया? अलाई दरवाज़ा बनाया। इसके बाद इसने मूल्य नियंत्रण के लिए बाजार प्रणाली की शुरुआत की। मूल्य नियंत्रण के लिए क्या किया? बाजार प्रणाली की ये शुरुआत किया था। इसके बाद शासक बनने के बाद कुछ महत्वपूर्ण इसकी घोषणाएं थी, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला घोषणा, गुप्तचर की स्थापना इसने किया। जब ये शासक बना तो गुप्तचर की स्थापना किया, जासूस की स्थापना किया। इसके बाद दूसरा में मद्यपान शराब पर प्रतिबंध लगा दिया। जैसे अभी बिहार में नीतीश कुमार जी ने लगाया है, तो वैसे ही उसने मद्यपान और शराब पर क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद थर्ड की बात करेंगे तो दान दी गई भूमि को खालसा भूमि यानी सरकारी भूमि में चेंज कर दिया। जो दान में दिया गया भूमि सब था उसे खालसा भूमि या सरकारी भूमि में इसने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। इसी समय में एक निजामुद्दीन औलिया हुआ करते थे, जो सूफी संत थे। इन्हें दान में बहुत सारा ज़मीन मिला था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उनके पास गए और बोले कि आप अपने जो दान में हिसाब, मतलब जितना भी ज़मीन आपको मिला है, हिसाब दीजिए। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि मेरे घर में 10 दरवाजे हैं, अगर आप एक से आएंगे तो मैं बाकी 9 से निकल जाऊँगा, आप मुझे कभी नहीं पकड़ सकते, मैं अपना हिसाब नहीं दूंगा। और नहीं दिए। अलाउद्दीन खिलजी मांगता रह गया, लेकिन वो नहीं दिए, क्योंकि इनके सैनिक जो थे, इनके जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि देखिए ये अगर कुछ करेंगे तो धार्मिक बवाल हो जाएगा, इसलिए आप छोड़ दीजिए। तो फिर उन्होंने छोड़ दिया। तो दान दी गई भूमि जितना था सबको इसने खालसा भूमि यानी सरकारी भूमि में बदल दिया। इसके बाद अगला काम किया था, छोटे त्योहारों तथा अमीरों को आपस में मिलने पर प्रतिबंध लगा दिया। जो छोटा त्यौहार था उसे बंद कर दिया, और जो अमीर लोग थे,
क्योंकि इसलिए बंद कर दिया क्योंकि अमीर लोग जो थे इसके खिलाफ हो सकता है षड्यंत्र रच दे या कुछ भी, तो इसलिए अमीरों को आपस में मिलने से क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया था। घोड़े की पहचान के लिए उसने घोड़े दागने की व्यवस्था शुरू की थी। घोड़ा दागने की व्यवस्था किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। यानी क्या होता था कि युद्ध जब होता था तो इसका घोड़ा उसमें चला गया, इसका घोड़ा इसमें चला गया, तो पता नहीं चला था कौन किसका घोड़ा है, तो इसलिए उसने घोड़े को दागने की व्यवस्था लाया था। ठीक है, घोड़े की दागने की व्यवस्था शुरू की थी। इसके बाद सैनिक के लिए ड्रेस का भी परंपरा चालू किया, निर्धारण किया था। सैनिक के लिए ड्रेस भी इसने निर्धारण किया था कि कैसा ड्रेस सैनिक का एक होना चाहिए अपना, ताकि पता चले कि किसका सैनिक है। नहीं तो पता चला किसी का सैनिक किसी को मार देता था, तो समझ नहीं आता था, इसलिए इसने ड्रेस के निर्धारण किया था। इसके समय में 4 प्रमुख टैक्स थे, तो उस टैक्स को हम लोग देखते हैं। देखिए 4 प्रमुख टैक्स में आता था जजिया, जकात, खुम्स, खराज। ये 4 टैक्स थे, जजिया, जकात, खुम्स, खराज। तो जजिया जो था ये गैर मुस्लिम से लिया जाता था। गैर मुस्लिम से यानी जैसे कि जो गैर मतलब मुस्लिम को छोड़कर जितने भी थे उस सब से लिया जाता था। आपको याद होगा मैंने बताया था कि एक अरब आक्रमणकारी थे मोहम्मद बिन कासिम, इसी ने सबसे पहले जजिया कर को लाया था। इसमें इसने 5 लोगों को अलग किया था। ठीक है, अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसने ब्राह्मण को, जो मोहम्मद बिन कासिम था, ब्राह्मण को, बच्चे को, बूढ़ों को, औरत को, इस तरीके से इसने 5 लोगों को क्या किया था, अलग कर दिया था, विकलांग को। तो इस तरीके से इसने मोहम्मद बिन कासिम ने 5 लोगों को जजिया कर देने से मना कर दिया था। ठीक है, इसके बाद जजिया कर इसने लगाया था, तो लगा हुआ था ऑलरेडी। और इसके बाद इसने जकात, खुम्स और खराज लगाया था। जकात क्या था? तो मुसलमानों के आय पर लिया जाता था। आज भी लोग जो मुस्लिम होते हैं वो जकात देते हैं, मतलब जितना भी कमाते हैं उसका कुछ धन, कुछ परसेंट जकात के रूप में देना होता है। जैसे जिससे मस्जिद का निर्माण हो सके, है ना, इस तरीके से जकात आज भी मुस्लिम देते हैं। तो जितना कमाते हैं ये स्वेच्छा के अनुसार है, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती आपसे लिया जाता था, स्वेच्छा के अनुसार आपको जितना बन पड़ता है उतना आप दे सकते हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट है खुम्स। खुम्स जो था ये सैनिकों को लूट पर लिया जाने वाला कर था। जो सैनिक लूट कराते थे उस पर खुम्स लेता था ये 80%। और बाकी अगर लूट के कुछ भी लाएंगे तो किसका होगा? राजा का ही होगा। अब मान लीजिए पाकिस्तान में कोई गया और लूट के लिए पूरा उसका बैंक ही, तो किसका होगा? भारत सरकार का होगा। वैसे ही यहाँ पे खुम्स सैनिक को जो लूट में धन मिलता था, राजा उसका 80% ले लेता था। क्या दिक्कत है? 100% ले ले, सब तो सैनिक किसका था? राजा का ही था। इसके बाद नेक्स्ट है खराज। ये भूमि पर कर लेता था, भूमि पे ये कर लेता था। जैसे कि कभी आज भी हम लोग भूमि पे कर लगता है, जिस भूमि पे आप रहते हैं उसका भी सरकार को कुछ टैक्स हम लोग देते हैं। तो वैसे ही इसके अलावा इसके 2 और टैक्स थे, जो चरी और घड़ी। ये चारागाह पे लेता था चरी और मकान पे लेता था घड़ी। मकान भी टैक्स हम लोग भरते हैं। तो चारागाह, चरी और घड़ी, चरी घड़ी इसके 2, एक अलावा क्या थे, 2 टैक्स थे। इसके बाद आगे देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के विभाग को देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के जो विभाग थे, तो देखिए इनके विभाग की बात करें तो दीवाने आरिज सैन्य विभाग को कहा जाता था। जो सैन्य विभाग था उसे क्या कहा जाता था? दीवाने आरिज कहा जाता था। इसके बाद दीवाने ईसा पत्राचार विभाग हुआ करता था। दीवाने ईसा पत्राचार विभाग हुआ करता था। दीवाने रसातल यह विदेश विभाग था। जो विदेश विभाग आजकल होते हैं उसका पहले क्या कहा जाता था? दीवाने दीवाने रसालत कहा जाता था। तो दीवाने रसालत यह विदेशी विभाग था। और दीवाने बिसारत, ये पीएम का पद जो था उसे दीवाने बिसारत कहा जाता था। और दीवाने रियासत जो था यह बाजार पर नियंत्रण रखता था, यानी बाजार में मूल्य ज़्यादा वृद्धि ना हो जाए, ये ना हो जाए, इसके लिए ये दीवाने रियासत यह बाजार पर नियंत्रण रखता था। अब हम लोग आगे देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियान को। तो अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियान को हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य अभियान। तो अलाउद्दीन खिलजी ने व्यापार के लिए समुद्री मार्ग पर ध्यान दिया। वो जिस एरिया से शासन कर रहा था दिल्ली से, उसके पास में गुजरात पड़ रहा था। इसने सोचा कि गुजरात को ही हम लोग क्या करते हैं, लूट लेते हैं, ताकि समुद्री मार्ग से व्यापार करना क्या होगा, सुलभ हो जाएगा। तो अगर आप इसको नक्शा पे देखेंगे और अगर हम इसको रफली अगर इंडिया का मैप बनाएं, इंडिया का अगर आप मैप देखेंगे तो यहाँ पे है दिल्ली और यहाँ पे दिल्ली है, और दिल्ली से पास में कौन पड़ता है? गुजरात पड़ता है। तो दिल्ली से पास में गुजरात पड़ने के कारण इसने गुजरात अभियान किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान किया। और राजा था यहाँ का रायकर्ण। गुजरात का शासक कौन था? रायकर्ण। इसने रायकर्ण को पराजित कर दिया और इस आक्रमण का नेतृत्व नुसरत खान कर रहे थे। इसके 4 प्रमुख सेनापति थे, जफर खां, नुसरत खां, उलुग खां और मलिक काफूर। ये 4 इसके प्रमुख सेनापति थे। उसमें से इसने नुसरत खां को गुजरात अभियान के लिए भेजा था। तो जब नुसरत खान ने इस राजा को पराजित कर दिया तो इसी दौरान इसे 1000 रुपये में इसने गुलाम को खरीदा था। किसने? नुसरत खान ने 1000 रुपये में गुलाम को खरीदा, जिसका नाम था मलिक काफूर। एक्चुअली मलिक काफूर हिजरा यानी किन्नर था। तो इसने जब 1000 दिनार में खरीदा, 1000 दिनार में इसे जब खरीदा तो उसने राजा को भेंट दिया था, उपहार दिया था। तो मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1000 दिनारी भी इसे कहा जाता है।
देखेंगे तो गुजरात मार्ग में राजस्थान के शासक बाधा बन रहे थे। जब आप इधर से एंट्री करेंगे तो बीच में यहाँ पे राजस्थान एंट्री मतलब पड़ जाता है, और यहाँ के जो राजा थे, राजस्थान के जो राजा थे, ये राजस्थान के राजा दिल्ली के जो शासक थे उसे क्या करते थे, प्रॉब्लम करते थे। तो इसने 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ अभियान किया था। बेसिकली इसने चित्तौड़ अभियान इसीलिए किया था क्योंकि वहाँ की जो रानी थी पद्मावती, वो पद्मावती के लिए किया था। तो चित्तौड़ अभियान किस लिए किया था, पद्मावती, रानी पद्मावती के लिए किया था। और यहाँ के राजा रतन सिंह को इसने पराजित कर दिया था। जो चित्तौड़ के राजा थे रतन सिंह, इसे ये पराजित कर दिया। और चित्तौड़ की जितनी भी महिलाएं थी उसने जौहर कर लिया। एक्चुअली जौहर क्या होता था कि जब लगता था कि राजा पकड़े गए हैं, सैनिक पकड़ा गया है, तो जितनी भी महिलाएं होती थी, राजा की जो पत्नी थी रानी, या फिर जितनी भी महिलाएं होती थी, सैनिक की जो महिलाएं होती थी, पत्नी होती थी, वो सब क्या करती थी, एक बड़े से कुंड बना दी थी, यानी बड़ा सा गड्ढा करती थी और उसमें आग लगा करके उसमें सभी सज धज करके कूद जाती थी, अपने आप को मार देती थी जला करके। तो इसी को कहा गया था जौहर कर लेना, है ना, जौहर कर लेती थी। तो जितनी भी महिलाएं थी उसने क्या कर ली, जौहर कर ली। इसके 4 प्रमुख सेनापति थे, आपको पता चल गया, जफर खां, नुसरत खां, उलुग खां और मलिक काफूर। मलिक काफूर को इसने नुसरत खां ने गुजरात से खरीद कर लाया था, जिसे 1000 दिनारी भी इसे कहा जाता है। इसके बाद आगे देखेंगे तो दक्षिण भारत की जिम्मेदारी इसने मलिक काफूर को दिया था, क्योंकि मलिक काफूर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सेनापति था, बहुत ज़्यादा खतरनाक था। तो मलिक काफूर को दिया था क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का मन था कि हम दक्षिण भारत को भी जीते। बेसिकली वो लूटने के पर्पज से ऐसा किया था, तो इसने मलिक काफूर को नियुक्त किया था और मलिक काफूर इसका नेतृत्व कर रहे थे दक्षिण भारत का। 1307 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को पराजित कर दिया। रामचंद्र देव मलिक काफूर से बहुत ज़्यादा बहादुरी से लड़ा था, लेकिन ये पराजित हो गया। तो इसकी बहादुरी को देखकर अलाउद्दीन खिलजी ने एक क्षेत्र दे दिया और बोला कि आप यहीं से आप क्या करिए, देख रेख करिए, इस क्षेत्र का आप देख रेख करिए, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा बहादुर था। इसका नेक्स्ट है कि 1309 ईस्वी में वारंगल के शासक प्रताप रुद्र देव इसकी अधीनता स्वीकार कर ली। प्रताप रुद्र देव जो थे वो वारंगल का शासक था, प्रताप रुद्र देव। इसने एक सोने का अपना मूर्ति बनवाया था और सोने की मूर्ति पे चारों तरफ उसने जंजीर लपेट दिया और जंजीर लपेट करके अलाउद्दीन खिलजी को भेजा। ये संकेत दे रहा था कि हम आपकी अधीनता स्वीकार कर लिए हैं, ठीक है। तो इसने वारंगल के शासक प्रताप रुद्र देव ने क्या किया, एक सोने का मूर्ति बना करके जंजीर लपेट करके भेज दिया और साथ ही उसने कोहिनूर हीरा भी उसे भेजा था। इसके बाद नेक्स्ट है कि 1310 ईस्वी में मलिक काफूर ने होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र को नहीं जीत सका। देखिए इसने 1310 में इसने क्या किया, होयसल वंश की राजधानी पर आक्रमण तो किया लेकिन ये जीत नहीं सका। तो दक्षिण भारत में होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र को इसने नहीं जीत सका, बहुत ज़्यादा कोशिश किया लेकिन जीत नहीं सका। इसका नेक्स्ट है कि इसके समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। अगर आप देखेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे। मंगोल बेसिकली चाइना और मंगोलिया के क्षेत्र का रहने वाला था और ये आकर के इधर आक्रमण करता था। तो इस समय में उत्तरी सीमा भी क्या थी, विवादित थी, दोनों में मारपीट होता रहता था। तो सर्वाधिक मंगोल आक्रमण इस समय में हुए थे। इसने जफर खां को नियुक्त किया था कि जाओ तुम मंगोलों से युद्ध करो। तो मंगोलों से युद्ध करने के लिए इसने जफर खां को नियुक्त किया था और जफर खां जो था, मंगोलों से आक्रमण जब हुआ था तो मंगोलों से लड़ते समय ही जफर खां की क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी। तो जफर खां पूछेगा अलाउद्दीन का कौन सा ऐसा सेनापति था जो मंगोलों से लड़ते हुए इसकी मृत्यु हुई थी, तो जफर खां था। ये कौन था, जफर खां। इसके बाद आप देखेंगे तो सैनिकों को नगद वेतन देना इसने ही शुरू किया था। नगद वेतन देना एक्चुअली क्या था कि आप देखेंगे तो दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश में इल्तुतमिश एक राजा हुआ था, ये दान देता था, मतलब ये भूमि देता था। एक्चुअली क्या था, ये भूमि देता था। जब भी कोई काम करता था तो ये भूमि देता था, जिसे इक्ता व्यवस्था कहा गया। कौन सा व्यवस्था, इक्ता व्यवस्था, जिसे इक्तादार कहा जाता था, है ना। इक्तादार जो जमीन लेते थे उसे इक्तादार कहा जाता था और उसने भूमि देता था, ये पैसा नहीं दे करके भूमि देता था। लेकिन इसने क्या किया कि सैनिक को नगद वेतन देना शुरू किया, यानी इक्ता व्यवस्था को समाप्त कर दिया। बोला नहीं, हम पैसा देंगे, हम नगद पैसा देंगे, नगद देंगे, नगद वेतन देंगे, हम जमीन नहीं देंगे। तो इसके बाद इसने नगद वेतन शुरू किया था। लेकिन इसका जो था ना वार्षिक था, ये 1 वर्ष में 1 बार देता था, ठीक है। ये 1 वर्ष में 1 बार देता था, इसलिए इसे वार्षिक कहा जाता था। मासिक ये नहीं देता था, महीने का ये नहीं देता था। महीने का देने वाला फिरोज शाह तुगलक थे। इसके बाद हम लोग तुगलक वंश पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा। तो इसका देखेंगे आगे तो इसके दरबार में प्रमुख विद्वान अमीर खुसरो और हसन देहलवी रहते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो और हसन देहलवी जैसे विद्वान रहते थे। आपको याद होगा बलवन के दरबार में भी कौन थे, अमीर खुसरो थे, बलवन के दरबार में भी रहते थे। तो ये तो राजा अपना चेंज होता रहता है और ये सब तो अपना इनके दरबार में है, फिर ये सब तो विद्वान थे ना, इसके दरबार में, इसके दरबार में रहते थे। तो वैसे ही अमीर खुसरो बलवन दरबार में भी थे और अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भी थे। इसका नेक्स्ट देखेंगे तो अमीर खुसरो के गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। वही निजामुद्दीन औलिया जिन्होंने कहा था कि मेरे घर में 10 दरवाजे हैं, आप अगर 1 से एंट्री करेंगे तो मैं बाकी 9 से निकल जाऊंगा। तो इनके गुरु थे, अमीर खुसरो के गुरु थे। इसका 1316 ईस्वी में
अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है और अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद कोई योग्य शासक नहीं आता है और इसके बाद ये वंश धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। इसमें अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद कोई योग्य शासक नहीं बचता है। अब देखते हैं अगला शासक जो नाम है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो 1316 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक शासन किया था, यह सबसे लोग शासक था और यह एक इतिहासकार था जिसका नाम था बर्नी। इन्होंने कहा था कि एक ऐसा शासक था तो कभी कभी महिलाओं का वस्त्र पहनकर आ जाता था। ये योग्य शासक नहीं था, बहुत ही ज़्यादा लोल शासक था जो महिलाओं का वस्त्र पहनकर आ जाता था भरी सभाओं में और कभी कभी निर्वस्त्र भी आ जाता था। इतिहासकार बर्नी का ये कहना था। इसके बाद नेक्स्ट शासक हुआ था खुसरो खां। इसका सेनापति था खुसरो खां और खुसरो खां ने 1320 में इसकी हत्या कर दी। बोला कि ये लोल शासक है, इसको मार देते हैं। तो खुसरो खां ने इसकी हत्या कर दी 1320 में और खिलजी वंश का ये अंतिम शासक बना था खुसरो खां। और ये भी योग्य शासक नहीं था, अयोग्य था और धीरे धीरे इस वंश का क्या हो गया, समाप्ति हो गया। तो ये वंश इसी तरीके से योग्य शासक नहीं होने के कारण ये वंश क्या हो गया, समाप्त हो गया। अगला वंश जो था अब हम लोग पढ़ेंगे तुगलक वंश को। याद होगा दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 वंश हुए थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैय्यद वंश और लोधी वंश। तो आपने गुलाम वंश और खिलजी वंश को देखा, अब हम लोग तुगलक वंश को देखेंगे अगले क्लास में। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय, थैंक यू।